Hi everyone, good afternoon. Welcome all of you to the session. कैसे हैं सब? Quickly join and let me know that everything is clear. Yes. Very good afternoon. Very welcome. Thank you all of you for joining and yes, अब क्लास स्टार्ट हो गई है तो एक बार मुझे कंफर्म करके बता दे दैट ऑल द 3 पैरामीटर्स आर फाइन. वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ बिल्कुल ठीक है. एंड देन फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे जहां पर आज के सेशन में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, यहाँ पर उसके होंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जो भी कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होगा या कोई भी आपके कॉन्सेप्ट्स जो नहीं क्लियर होंगे आज के सेशन में क्लियर होने वाले हैं. सो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है. ये एक पावर पैक्ड सेशन होगा. यस. सो हाँ जी, सो क्विकली ज्वाइन एंड देन हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को. ओके, ऑल क्लियर, ऑल फाइन. चले, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. यस, तो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं हम आज के सेशन को. ठीक है. लास्ट क्लास में वेडनेसडे को जब मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. सो वी विल डिस्कस दैट होमवर्क फर्स्ट एंड देन फिर आज के सेशन में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस. ठीक है. सो चले, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दी होमवर्क. लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन सी सैम्पलिंग को हम यूज करेंगे. तो एक रूल ऑफ थंब है, आप याद रखोगे. क्वांटिटेटिव है तो कौन सी सैम्पलिंग लगेगी इसमें? प्रोबेबिलिटी. अगर क्वालिटेटिव रिसर्च बोल देता तो नॉन प्रोबेबिलिटी. अब इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी है आपको मालूम है? SSC. ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना. सिंपल हो गया, स्ट्रैटिफाइड हो गया, हमारा सिस्टमैटिक हो गया. स्नोबॉल और कोटा हमारा जाता है अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज A, B एंड E. दैट इज ऑप्शन नंबर B. अब इस क्वेश्चन को पूछने के और भी तरीके हो सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि वो आपको क्वांटिटेटिव ना लिख के दे, बट वो आपको लिख के दे डिडक्टिव रिसर्च के अंदर कौन सी सैम्पलिंग यूज करोगे, जो कि एक बार हमारे एग्जाम में पूछा गया था. हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च. तो अगर ऐसा कुछ भी नाम आ जाए ना तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है. हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसर्च में कि जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है तो वो डिडक्टिव इन नेचर होती है. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इस नाम से भी पूछा जाता कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च में कौन सी हम सैम्पलिंग का यूज करेंगे, तो इट्स सिंपल. डिडक्टिव है मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव है तो प्रोबेबिलिटी. अगर हाइपोथेटिको इंडक्टिव लिख दिया होता तो क्वालिटेटिव, एंड क्वालिटेटिव है तो नॉन प्रोबेबिलिटी. सिंपल. ठीक है. सो ये हो जाएगा. इसके लिए जरूरी ये है कि आपको याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सा जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सी सैम्पलिंग मेथड्स जाते हैं. उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पे आपकी ली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो. ठीक. चले, अब हम आज चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं. एंड आज के सेशन में करते हैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. ठीक है. सो यस, तैयार हो जाओ एवरीवन. पहला क्वेश्चन आने वाला है आपका स्क्रीन पे एंड उसको आपको आंसर करना रहेगा बहुत ही फटाफट से. सी सीड, वो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी का भी आपको टाइप्स याद होना चाहिए. ठीक है. चले, सो यस लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आज का सेशन और आज देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो पहला क्वेश्चन आज का रहा ये. पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच नहीं है? नॉट पे फोकस करना. इनमें से कौन सा करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच नहीं है? ठीक है. यस. क्विकली एवरीवन, कौन सा अप्रोच नहीं होगा करिकुलम डेवलपमेंट का? ओके. सो यस, करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच में होगा कि अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो हम टास्क एनालाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली डिसाइड करेंगे एंड करिकुलम कमिटी फॉर्म करेंगे जो कि करिकुलम बनाएगी. लेकिन सिलेक्शन ऑफ टीचर्स हमारे करिकुलम के अंदर नहीं आएगा. करिकुलम क्या होता है ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है.
कि एक गोल, जो टीचिंग का गोल होता है, उस तक पहुंचने का जो हमारा पूरा रेस कोर्स होता है, ये जो पूरा ट्रैक होता है, वही करिकुलम कहलाता है। अब इस गोल के तक पहुंचने के लिए हम टास्क देखेंगे कि भाई क्या क्या टास्क की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और कौन बनाएगा हमारा करिकुलम, बट सिलेक्शन ऑफ टीचर नहीं आएगा। तो वेल डन, बहुत सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम गिवन है और आपको मैच करना है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो एक बार आप जल्दी से देख लें। यस, पोल में एक बार चेक कर लेती हूँ वापस से, अगर काम कर रहा होगा तो मैं डेफिनेटली दूंगी आपको। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, सो वील टेक पोल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। पहले इंग्लिश पढ़ ले, फिर हिंदी पढ़ाने के बाद मैं आपको पोल दूंगी। ठीक है, चलो। ओके, क्वेश्चन इन हिंदी, सारे करिकुलम को मैच करें उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड साथ में मैं पोल भी ऑन कर रही हूँ। यस, ओके, सो यहाँ पर भी जो आंसर मिल रहा है, मेजॉरिटी स्टूडेंट सेइंग कि आंसर होगा सी। चले देखते हैं सी है या कोई और ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यस, ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं है। 0% आंसर मिला है हमें बी को, एंड मेजॉरिटी ने आंसर किया है सी। तो चले एक बार हम मैच करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड है, फिर लर्नर है, फिर इंटीग्रेटेड है, और फिर कोर करिकुलम है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखो, आपका जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, वहां पर हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। जबकि आपका जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होगा, उसमें बच्चों के इंटरेस्ट वगैरह पे हम फोकस करेंगे। जबकि आपका जो कोर करिकुलम होता है, इसमें कुछ आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ फिक्स्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं पढ़ना। ठीक है, कोर करिकुलम में आपके, जैसे आप सीबीसीएस के अंदर कुछ कोर सब्जेक्ट्स है, ये कंपलसरी है कि आपको पढ़ना ही है। तो कोर करिकुलम में उसी तरह होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो कि आपको पढ़ना ही है। सो सबसे पहले हमारा जो डी होगा, इट विल बी की कोर करिकुलम के अंदर द करिकुलम, यहां पर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यस, मैं देख पा रही हूं कि आंसर सी ही होगा, बी इज नॉट राइट, क्योंकि करिकुलम जो कोर होता है ना, इसका करेक्ट आंसर ये होता है कि हम आपकी लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं। सो D2 होगा, एंड इससे हमारा करेक्ट आंसर सी ही बनेगा। अब आप देखो, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। जबकि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के अंदर क्या होगा, बच्चे के इंटरेस्ट को हम ध्यान में रख के उनको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर क्या होगा कि हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आप सिर्फ जो सीख रहे हो वो सीखो ही नहीं, बट उसकी आपको एप्लीकेशन भी आए। दैट मीन्स आप उसको अपनी लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी सीखो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। क्लियर है? यस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई ना इस क्वेश्चन की। मैं एक बार इसका सोल्यूशन भी खोल दे रही हूं, आप लोग इसको देखोगे। यस, इसका करेक्ट आंसर यहां बी है, इट्स नॉट बी, इट शुड बी सी। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि कहीं पर भी कुछ भी, वैसे किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि आप सबने 100% सही आंसर किया था, बट अगर कुछ भी है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। चले, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग
Which process takes place when individual encounters completely new problem for he or she does not have pre knowledge? मतलब आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता है, बिल्कुल नई सिचुएशन आपके सामने है, तो क्या होगा एज पर पियाजे? ठीक है, चले। हाँ, गलत आपका जो ऑप्शन है मैंने गलत चूज कर लिया था, बट अभी आपको करेक्ट आंसर मिल गया है ना? यस, क्विकली। बिल्कुल नई सिचुएशन होती है तो हम करते हैं अकोमोडेशन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सारे आंसर्स मिक्स्ड है भाई। ट्रायंगुलेशन तो रिसर्च के अंदर करते हो ना, कल ही तो हमने पढ़ा था, ये कल की क्लास के अंदर हमने किया था, मतलब लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें ट्रायंगुलेशन पढ़ा था। तो ये तो रिसर्च का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नई सिचुएशन है तो अकोमोडेशन होगा। उसी चीज के बारे में आपको थोड़ी और नॉलेज लगी तो आप क्या करते हो, अपनी प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर लेते हो, इसको बोलते हैं हम असिमिलेशन। तो तीन ही चीज तो पियाजे के आपकी थ्योरी के अंदर आती है, एक स्कीमा है, एक अकोमोडेशन है और एक असिमिलेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। अब एसिमिलेशन अकोमोडेशन में क्या होगा? एसिमिलेशन होता है जो आपको पहले से पता है, उसके बारे में कुछ नया पता चला तो आपने ऐड ऑन कर लिया प्रीवियस नॉलेज में। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के, मान लो आपको जीन पियाजे की थ्योरी पता है, ये कॉन्सेप्ट आप नया सीख रहे हो उस थ्योरी से रिलेटेड, तो आप ऐड करोगे प्रीवियस नॉलेज में, दिस इज एसिमिलेशन। लेकिन कोई चीज जो आज से पहले आपको बिल्कुल नहीं पता थी, वो नया कुछ सीख रहे हो, तो दैट इज अकोमोडेशन। इसके लिए हम अपने दिमाग में नई स्कीमा क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स यूनिट ऑफ नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक नया और कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट जब सीखते हैं तो उसके लिए हम एक नया स्कीमा बनाते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एंड यहां पर है, किसने हमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दिया था? तो फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन तो हम सब जानते हैं, बट किसने दिया था? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेट मी नो। री एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स बेनिफिशियल है, बट अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप पूरा दिसंबर का बैच को परचेज करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, किसने दिया है हमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप सब बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, माइकल स्क्रिवेन। राइट, इन्होंने हमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दिया है। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ऑनगोइंग, जो हमारे कोर्स के दौरान चलता रहेगा, लेकिन ये हम कब करते हैं? एंड में करते हैं। ये जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये कंसर्न होता है विद द प्रोसेस। पूरा हम देखेंगे बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, वो हम पूरी उनकी ट्रैक रखेंगे जर्नी का। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन कंसर्न होता है विद द प्रोडक्ट। ये मैंने कीवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहां से भी हमारे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में। चले, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल्स ऑफ टीचिंग है और उनके प्रोपाउंडर्स दिए हुए हैं। इजी क्वेश्चन है और आप सब इंग्लिश में ही पढ़ के आंसर कर दो। जिनको हिंदी में पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, नाम लिया लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पर पोल स्टार्ट कर रही हूँ फॉर एवरीवन। लेवल्स ऑफ टीचिंग प्रोपाउंडर, पेड क्लास में भी मैंने अभी कल ही आप लोगों को पढ़ाया है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यस, चलो पोल स्टॉप हो गया है, एंड यहां पर क्या होगा? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल आप बिगी आ जाएगा। रिफ्लेक्टिव हंट होगा तो हम मैच कर लेते हैं, D3 होना चाहिए, D3, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? डी। 96%। क्यों 3% वालों को क्या गलती, क्या हो गया, कहां पे कंफ्यूजन रह गई? देखो बस हमें याद करना है, मेमोरी लेवल हर्बर्ट,
फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है वॉज गिवन बाय मॉरिसन, जबकि आपका जो लास्ट लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, वो हमें किसने दिया है, हंट ने। तो ये जो 3 आपके लेवल्स है ना, ये टीचिंग के लेवल्स हैं। ये क्या है, दिस इज लेवल ऑफ लर्निंग, ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है, और ये पूरी स्केल हमको दिया था किसने, इट वॉज गिवन बाय मॉरिस एल बिगी। तो इसीलिए ऑटोनॉमस को हम बिगी के नाम से मार्क करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको सारे लेवल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी दिए हैं। आई वुड सजेस्ट कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन के लिए हेल्प करेगा आपको। यहाँ पर आपको बताया है मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल होती है, एंड यहाँ पर हम सिर्फ मेमोराइज करते हैं, क्रैम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दी थी, थॉटफुल होती है, यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट समझते हैं, उनका एप्लीकेशन सीखते हैं, तो इट इज मोर यूजफुल दैन योर मेमोरी लेवल। बट सबसे जो बड़ी आपकी लेवल होती है टीचिंग की, या हाईएस्ट लेवल होती है, वो रिफ्लेक्टिव होती है, जो हमें हंट ने दिया था, जो कि हाईली थॉटफुल होती है, इसलिए क्योंकि अब हम बच्चे को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बच्चा प्रॉब्लम खुद ही कर रहा है उसको सॉल्व। सो ये सबसे हाईएस्ट लेवल होगी आपकी टीचिंग की। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, इट इज नेचुरल लर्निंग, जो हम बिना टीचिंग के सीखते हैं। अब देखो, सारी चीजें तो हम टीचिंग से नहीं सीखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने खुद से सीखी है, नेचुरली हमारा डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज ऑटोनॉमस, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर। अब हम आते हैं जो हमारे लेवल ऑफ टीचिंग है, उनके पर्पस को बताओ। तो अभी मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में दिखा भी दिया है, तो उसको बहुत जल्दी से करेंगे। हुमा, आप पीडब्ल्यू ऐप पे जाके यूजीसी नेट टैब के अंदर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच पंकज। नाउ क्विकली आंसर एवरीवन, इसका आंसर क्या होगा? यस, यस। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा एवरीवन? राइट, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेजॉरिटी हैज गिवन द आंसर ए, 100% सही है। सो आप यहाँ पर मैच करोगे रिलेशनशिप, ये किसका कीवर्ड होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें आती है? रिफ्लेक्टिव में। सेल्फ की डेवलपमेंट, ये क्या है आपकी? ऑटोनॉमस। रिमेंबर करना किसके अंदर आएगा? मेमोरी। तो आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्सेंटिज्म रिलेटेड बिहेवियर इन विच चाइल्ड विलिंगली makes themselves absent from classroom and outside the classroom activity without the prior permission of the parent। तो एक तो होता है कि हम absent हो गए किसी रीजन से, हम बीमार हैं, कहीं जाना है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन एक बिहेवियर होता है बच्चों का जिसमें वो एब्सेंट हो रहे हैं बिना पेरेंट्स की परमिशन के, पहले से उनसे परमिशन लिए, बस दे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल एक्टिविटीज। तो इस बिहेवियर को हम किस नाम से जानते हैं? यस, सो यस, इस बिहेवियर को हम किस नाम से जानते हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रूएंसी। ठीक है, ट्रूएंसी इज द राइट आंसर। टैंट्रम नहीं है, चीटिंग, लाइंग नहीं है, बट इसको हम ट्रूएंसी नाम से जानते हैं। ट्रूएंसी वो बिहेवियर होता है बच्चों में जिसमें वो एब्सेंट रहते हैं फ्रॉम एक्टिविटीज विदाउट टेकिंग द परमिशन, मतलब वो बंक कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को हम ट्रूएंसी बोलेंगे। एक तो होता है क्रॉनिक एब्सेंस। क्रॉनिक एब्सेंस में सब कुछ आता है। क्रॉनिक एब्सेंस में वो सारे एब्सेंस आते हैं आपके, चाहे वो एक्सक्यूज्ड हो, दैट मीन्स हो सकता है आपकी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ फंक्शन है, कुछ भी है जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पाए, तो वो तो एक्सक्यूज्ड एब्सेंस हो गया, और उसके अंदर आपके ट्रूएंसी भी आएंगे, अनएक्सक्यूज एब्सेंस। तो एक क्रॉनिक एब्सेंस है जिसमें सब कुछ आएगा कि आपने एक्सक्यूज लेके या बिना एक्सक्यूज के
एब्सेंट रहे आप स्कूल से, लेकिन अगर बिना एक्सक्यूज के एब्सेंट रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूएंसी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के हमारे जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड आई कैन सी थोड़ा सा जोश अभी कम है आप लोगों का। सो अगर आप लोग को लग रहा है पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, तो डोंट थिंक लाइक दैट, एग्जाम तो होगा ही। और दूसरा कि हमारी बिल्कुल भी प्रिपरेशन कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन का जोश उसी तरह से रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में हम इस बार बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सो प्लीज जोश को कम मत होने दो। टैंट्रम होता है, बच्चा टैंट्रम दिखा रहा है, बच्चे नखरे दिखा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, एब्सेंस से रिलेटेड नहीं है वो, ठीक है। ओके चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वो कौन सी मेमोरी होती है जो जनरल नॉलेज से कंसर्न्ड होती है, जिसमें आप क्या करते हो, आप अबाउट द वर्ल्ड चीजें सीख रहे हो। इज इट टेम्पररी, सिमेंटिक, आइकॉनिक या जनरल मेमोरी? जोश कम है, देखो हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें, अपने अच्छे के लिए सोचे कि एग्जामिनेशन होगा और हमें क्लियर करना है, तो चलो बस मोटिवेटेड रहो और इस तरह से क्लास में प्रैक्टिस करते रहो, क्लासेस अटेंड करते रहो। यस, सो ये कौन सी हमारी मेमोरी होती है, दिस इज नोन एज सिमेंटिक मेमोरी। 64% स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। अब देखो ये हमने लास्ट क्लास में ही किया था कि आपकी जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी मतलब जो मैंने लास्ट टीचिंग की क्लास ली थी उसमें मैंने ये कराया था आपको, एक्सप्लिसिट मतलब आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब यहां पर हम वो इंफॉर्मेशन याद कर रहे हैं जिसमें हमने एफर्ट भी लिया है, उसको हम जब पूछा जाएगा हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। इस डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आपके दो चीजें आती हैं, एक होता है एपिसोडिक जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएंगी, और एक होती है सिमेंटिक जिसमें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन जाती हैं। आपकी खुद की इंफॉर्मेशन आपको याद है, मतलब आपकी कोई पर्सनल जो चीजें आप अपने मेमोरी में स्टोर करके रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो एपिसोडिक के अंदर आएगा। लेकिन जनरल बुक से कुछ पढ़ा आपने, आपके कलीग्स के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन याद है, तो दैट इज अ सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहां पर कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉट रिलेटेड टू कंटेंट है, लेकिन ये हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कंटेंट से जुड़े नहीं हैं बट लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर क्या होगा, कंटेंट से रिलेटेड नहीं है बट ये क्या करता है, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, मेजॉरिटी करेक्ट है। अब यहां देखो रेडीनेस एंड विल पावर, ये किससे जुड़ा है, ये स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है फैक्टर, ठीक है। बच्चा कितना रेडी है, बच्चा कितना, उसका विल पावर कितना है। जैसे मैं बोल रही हूँ आज आप लोग का जोश कम है तो आप रेडीनेस उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक। तो ये कंटेंट से जुड़ा नहीं है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट कितना अच्छे से व्यवस्थित किया है, ये तो कंटेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। बट बच्चे का पोटेंशियल बिल्कुल होगा। नेचर ऑफ कंटेंट, फिर से यहां लिखा है कि जो नेचर ऑफ कंटेंट है, किस तरह का हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं, ये कंटेंट से जुड़ा है। लेकिन मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, ये तो बच्चे से जुड़ा है ना, कि बच्चे का कितना मास्टरी है, ये सब कंटेंट नहीं बट ये बच्चे से रिलेटेड फैक्टर है कि बच्चा कितना मास्टर कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। सो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। सो इस ऑप्शन में हो सकता है किसी को डाउट हो, लेकिन जो आपकी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट होता है ये बच्चे का बेसिक पोटेंशियल होता है। किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है तो किसी का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो ये आपके पर्सनल फैक्टर के अंदर आएगा। ओके चले मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टूल है जिससे हम ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड क्रिएट करते हैं? यस
सो टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी, पैडलेट। कई बार हमने किया हुआ है कि आपका जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो होगा पैडलेट। स्क्रीन कास्टिफाई एक नया नाम है, तो स्क्रीन कास्टिफाई हम क्यों यूज करते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हो, कई बार होता है जनरली टीचर्स स्क्रीन कास्टिफाई को यूज करते हैं कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं और जो भी उनकी स्क्रीन पे वो लिख रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो इसलिए हम स्क्रीन कास्टिफाई यूज करेंगे। और क्विजेज आपका क्या होता है? क्विज करने के लिए, क्विज करवाने के लिए आप यूज करते हो। सो करेक्ट आंसर इसका पैडलेट है। Okay, next, which of the following learning assessment is evaluative in nature rather than diagnostic? Okay. यस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा आपका इवैल्यूएटिव होता है? मतलब बस हम लास्ट में देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, कितनी अचीवमेंट हुई। सो आंसर है समेटिव इवैल्यूएशन। 66% स्टूडेंट्स करेक्ट है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको एटलीस्ट ये पता चलता है कि कुछ तो दिक्कत है, फिर डायग्नोस्टिक उसका पता लगाता है। तो यहां पर कौन सा इवैल्यूएशन आपका क्या है? इवैल्यूएटिव इन नेचर है। वो सिर्फ आपको क्या करेगा? जजमेंट फॉर्म करने में हेल्प करेगा। सो इट इज योर समेटिव इवैल्यूएशन। इसका आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, यस। सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? सो अगर आपको याद हो, मैंने टेलीग्राम पे आपको बोला था कि हम एक नए कॉन्सेप्ट को इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। सो आज इस सेशन के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पहले आप इसका आंसर मुझे बताओ एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा है। अच्छा, बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं ए, बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो मेजॉरिटी नया टर्म देखा और आपको लग रहा है यही आंसर होगा। चलिए हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, बिहेवियरल कैपेबिलिटी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपके सोशल कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट है। अब ये क्या होता है पहले मैं आपको उसको समझाती हूँ। ठीक, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो कि एल्बर्ट बंदूरा ने दी थी, हमने क्या देखा था इस लर्निंग थ्योरी के अंदर कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, वो जो देखेंगे वही करेंगे। जैसे एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था कि एडल्ट ने जिस तरह से डॉल के साथ ट्रीट किया, वो छोटे बच्चे जो ऑब्जर्व कर रहे थे एडल्ट को कि उन्होंने क्या किया और उनको रिवॉर्ड क्या मिला, उसके बदले रिटर्न क्या मिला, उसके बेसिस पे उन्होंने भी वही रिएक्ट करा। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी के 6 कॉन्स्ट्रक्ट आते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। ठीक, डिटर्मिनिज्म भी बोल सकते हो। अब ये क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है कि हम क्या कर रहे हैं उसके बदले क्या रिटर्न मिल रहा है, तो आपस में एक दूसरा चीज क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती रहती है। सबसे सरल शब्द में मैं आपको ऐसे बता दे रही हूं, देखो आपने जो किया और उसका रिवॉर्ड क्या मिला। जैसे मैंने बोला, ये जो छोटे बच्चे थे इन्होंने एडल्ट को करते हुए देखा काम कि एडल्ट क्या कर रहे हैं, डॉल के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, और उनको लोगों ने क्या किया? प्रेज किया, उनको उनकी तारीफ करी, उनको शाबाशी दी गई। तो रेसिप्रोकल, उनको बदले में क्या मिला? रिटर्न क्या मिला? शाबाशी मिली। तो इन बच्चों को क्या लगा? ये काम अच्छा है, डॉल के साथ मिसबिहेव करना अच्छा है। उन्होंने क्या किया? मारपीट करी और इनसे बड़े खुश हो गए। सो रेसिप्रोकल, आप जब देखोगे कि मुझे क्या मिल रहा है और उसके बेसिस पे आपकी लर्निंग होती है। अगर आप किसी को कोई काम करते हुए देखो कि इसने ये काम किया और इसको इस काम से नुकसान हो गया, तो आप कभी नहीं करोगे वो काम, है ना? सो ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। वैसे अगर हम इस तरह से देखें तो
आपके फैक्टर्स, पर्सन से रिलेटेड फैक्टर, आपके बिहेवियर से रिलेटेड फैक्टर और एनवायरमेंट आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, इफेक्ट करते रहते हैं या इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। आपके पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आएगा आपका एटीट्यूड, आपकी वैल्यूज, ठीक है। आपके बिहेवियर फैक्टर्स के अंदर आएगा कि आप क्या चॉइस करते हो, एंड एनवायरमेंट ऑब्वियसली है दूसरों के एक्शंस, दूसरों के एक्शन एज वेल एज, इसके अलावा आपके आएंगे कि आप किस सोसाइटी में रहते हो। अब देखो आपकी जो वैल्यू है उसी के बेसिस पे आप अपनी चॉइसेस करोगे, ठीक है, एंड वो चॉइस डिपेंड करेगी कि समाज में हो, आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे एंड इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन करते हैं। तो जैसी हमारी वैल्यू होगी वैसे ही हम काम करेंगे, उसी तरह का हमारा सिलेक्शन होगा। अब एक एग्जाम्पल बताएं, ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है। अब एक मैं एग्जाम्पल आपको छोटा सा देती हूँ। आप बहुत कुछ होते हुए अपने आसपास देखते हो, इंस्टाग्राम ले लेते हैं, हम इंस्टाग्राम पे बहुत स्क्रॉल करते हैं, काफी सारी चीजें हमारे सामने आती है। क्या हम सब कुछ फॉलो करते हैं? देख तो हम बहुत कुछ रहे हैं, ऑब्जर्व तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब कुछ करेंगे? नहीं। इट डिपेंड्स ऑन हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं और हमारी खुद की क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे ही हमारा सिलेक्शन होगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यही रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मतलब कि हमारा कोई भी एक्शन डिपेंड करता है ऑन अदर थिंग्स। फिर इसके बाद है बिहेवियरल कैपेबिलिटी, आपके बिहेवियर्स, आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्या चीज सीख रहे हो, आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना आपको रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन मिल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन और सेल्फ एफिकेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एफिकेसी? मतलब खुद पे विश्वास होना, ठीक है, खुद पे विश्वास होना। सो ये कॉग्निटिव लर्निंग के आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉन्स्ट्रक्ट हैं, इसको आप नोट करोगे जरूर से। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स लेक्चर मेथड? कौन सी स्टेटमेंट लेक्चर मेथड को डिस्क्राइब कर रही है? आज क्लास नहीं थी आपकी पेड क्लास के अंदर, क्रैश कोर्स में होगी, बट आज पेड क्लास की नहीं थी। मैंने कल इन्फॉर्म किया था ना, मंडे को होगी आपकी क्लास। यस, हाँ जी। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां बोला है लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड के अंदर हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं इन अ वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज, बहुत सरल भाषा में हम बच्चे को कंटेंट डिलीवर करते हैं ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थीम बेस्ड इंटरैक्शन, ये डिस्कशन मेथड का फीचर है। लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जाएगा। वेरास प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक, ये क्या होता है आपका? प्रोग्राम लर्निंग का फीचर होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। विच इज द राइट आंसर? कौन सा सही होगा स्टेटमेंट, फर्स्ट या सेकेंड? टाइम्स अप। यहां पर जो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स है ना, वो दोनों स्टेटमेंट्स गलत दिए हुए हैं। 94% स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं। एंट्री बिहेवियर कब होगा? जब बच्चे ने लर्निंग शुरू करी है। वहां पर क्या लिखा है आप देखो, आफ्टर। एंट्री बिहेवियर में आफ्टर नहीं आएगा, जबकि आपके टर्मिनल बिहेवियर मतलब जब आपकी लर्निंग खत्म हो रही है, तो आप कितना सीख रहे हो या कितना सीख चुके हो, तो प्रायर नहीं होगा। यहां पर आप बोल सकते हो कि उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या हैं? गलत हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, हर्बर्ट ने हमें क्या दिया था, पेडागॉगी के सीक्वेंस दिए थे। सो पेडागॉगी का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा एज पर हर्बर्ट। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, ऑपोजिट लिखा हुआ है, राइट। टाइम्स अप। एंड इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। पहले देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। वेरी गुड। सो आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन होती है। तो ए हमारा राइट आंसर होगा, यहां से ही हमारा क्या है, आंसर मिल गया है। वैसे इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले टीचर प्रिपेयर करता है, बच्चे को प्रिपेयर करता है कि क्या पढ़ाने वाले हैं, एंड देन फिर क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। जब हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके बाद एसोसिएट किया जाएगा आपकी प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को, फिर इसके बाद होगा जनरलाइजेशन एंड देन होगा आपका एप्लीकेशन। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। और एक और स्टेप ऐड हो गया है। हर्बर्ट के पहले 5 स्टेप्स थे, लेकिन इसमें एक और स्टेप हमारा ऐड हो गया है। कैन एनीवन टेल कि हमारा जो 6th स्टेप है वो क्या होगा, जो हमारा 6th स्टेप है वो क्या होगा। 5 स्टेप्स तो आप देख रहे हो अपने सामने। चले क्विकली। क्लास क्यों नहीं हो रहा है क्रैश कोर्स पे, क्लास तो हो रहा है क्रैश कोर्स पे, ऑल्टरनेट डेज क्लासेस रहती हैं उसमें, बाकी आप चेक कर सकते हो क्रैश कोर्स के अंदर जाके। चले, हरी अप एवरीवन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है, मैं बताती हूं। जो आपका 6 स्टेप है ना, जो ऐड हुआ है, इट इज रिकैपिचुलेशन। मतलब रिवाइज कराओ, बच्चे भूल जाएंगे तो आप रिवाइज कराते जाओ, रिकैपिचुलेशन होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। आप इसका अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, फिर हम आगे चलते हैं। रिकैपिचुलेशन, ठीक है, दिस वाज द 6th स्टेप जो बाद में ऐड किया गया था। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राउन एंड पार्कर के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स होंगे। सो कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स, आई थिंक आपको वो याद है जो मैंने आपको याद कराया था, एक छोटा सा अब्रीवेशन, उससे आंसर करें। यस, जो पहले से एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड तो अच्छे से समझ में आता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं आता उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी होगी। यस, सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100% स्टूडेंट्स राइट। तो याद है वो एक्रोनिम हमने जो याद किया था, हमने याद किया था एफ पिग मतलब फैट पिग। फैट पिग मतलब फेस टू फेस इंटरक्शन होगा आपका। पी फॉर, आप यहां पर क्या कर रहे होगे, आप इंटरक्शन कर रहे होगे, दे प्रोमोटिव इंटरक्शन होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी आपकी, इसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी, एंड यू हैव ग्रुप प्रोसेसिंग। सो यहां पर आप जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, आप कम्युनिकेशन करते हो, तो सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, ग्रुप प्रोसेसिंग होगा, इसके अलावा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, डी एंड ई। ठीक है, अच्छा बाकी क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप प्रोसेसिंग, सोशल स्किल्स, फिर प्रोमोटिव फेस टू फेस इंटरक्शन होगा। इसके अलावा आप क्या कर रहे होगे, फेस टू फेस इंटरक्शन के अलावा मोटा पे फैड पे ही याद करना है, एफ याद करना है, एम से नहीं होता है। ठीक है, सो ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके किसके, ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग के। चले, हु डेवलप पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हमने बहुत पढ़ा है, अब आपको बताना है इसको दिया किसने था।
यस, क्विकली, एम केलर, ब्रूनर, एफ एस केलर या बेंजामिन ब्लूम। राइट, सो टाइम हो गया है हमारा खत्म। यहां पर सब लोग बोल रहे हैं बी होगा, कुछ को डी भी लग रहा है, सॉरी सी बोल रहे हैं मेजोरिटी। सो बिल्कुल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 66% स्टूडेंट्स राइट। फ्रेड साइमन केलर, राइट। ये हमें पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे, पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ाएंगे। वो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल, वहां पर वो अपने से अपनी पूरी वीक का प्लान बनाएंगे कि इस हफ्ते हमें क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली वो डेली गोल बनाएंगे, खुद पढ़ेंगे। वहां पे प्रॉक्टर्स अवेलेबल होंगे जो उनको पूरे हेल्प करेंगे कि बच्चे को जो भी दिक्कत आ रही है उसको हेल्प जरूर कर देंगे, लेकिन बच्चा खुद पढ़ेगा। तो ये पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है विच वॉज गिवन बाय फ्रेड केलर, राइट। चले अगला हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो गाइड करता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को। सो कौन सा प्रिंसिपल गाइड करेगा, इजी है। यस, सो जो आपका प्रिंसिपल गाइड करेगा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को, अब क्योंकि पर्सनलाइज्ड है, सेल्फ पेसिंग होगी। मैंने बताया कि बच्चा इंडिविजुअली खुद पढ़ता है स्कूल में जाके, अपना खुद गोल बना के, वहां टीचर नहीं पढ़ाएगा कि सबको लेके बैठा है, बट इंडिविजुअल स्टूडेंट खुद पढ़ेगा। तो इंडिपेंडेंट स्टडी होगी, इंडिविजुअलाइज लर्निंग होगी। सो सारा ही करेक्ट होगा, आंसर होगा डी। यस, 96% स्टूडेंट्स सही हैं। तो हम आपके सारे के सारे प्रिंसिपल्स होंगे पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के। अगला क्वेश्चन है आपका कि टीचर प्रेजेंट करता है जनरल आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिटेल। मतलब आपको पहले जनरल आइडिया दे दिया गया, उसके बाद टीचर और डिटेल्स उसके ऊपर दे रहा है। सो ये कौन सी आपकी मेथड होगा, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, इंडक्टिव, कोऑपरेटिव या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। री एग्जाम होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, री एग्जामिनेशन आपका, बस आप तैयारी करते रहें। ओके, सो पहले जनरल आइडिया दिया गया, सब बोल रहे हो बी होगा। क्यों बोल रहे हो बी होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। बट आई हैव सीन मेजोरिटी पीपल गिविंग जनरल। आई पीजी पढ़ा है ना, इंडक्टिव में पहले पर्टिकुलर फिर जनरल जाते हो, तो इंडक्टिव क्यों लग रहा है। डिडक्टिव होता तो एक बार मैं बोलती यस कि चलो हाँ सही बोला आप सबने, लेकिन ये डिडक्टिव तो नहीं लिखा है ना, इंडक्टिव। तो थोड़ा एलिमिनेट कर लिया करो कि ये तो नहीं होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग भी नहीं होगी, बच्चे मिलके नहीं, टीचर ही करवा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी में बच्चे को हम पूरी छूट देते हैं अपने से जाके इंक्वायर करो, ये भी तो नहीं होगा। बच्चा इंक्वायर तो नहीं कर रहा है ना, टीचर ही सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। अगर आंसर नहीं भी आता था तब भी हमने आंसर ढूंढ लिया विथ एलिमिनेशन। तो थोड़ा सा उन क्वेश्चंस के लिए जो हमें नहीं क्लियर हो रहा है, एलिमिनेशन लगा लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो एक जनरल आइडिया दिया टीचर ने, फिर इसके बाद एग्जाम्पल की जगह टीचर क्या कर रहा है, अब आपको वो और डिटेल बताएगा और स्पेसिफिक चीजें बताएगा, तो काइंड ऑफ ये डिडक्टिव मेथड है। दिस इज प्रोग्रेसिव डिफरेंशियल, मतलब आगे आगे चल के वो डिफरेंशिएट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इलैबोरेट कर रहा है हर एक एक चीज को, उसके एक एक पार्ट को टीचर और इलैबोरेट और विस्तार में बता रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, आपका प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन है, जो कि डिडक्टिव मेथड ही है, डिडक्टिव मेथड का ही पार्ट है, जहां पर टीचर आपको एक जनरल आइडिया से लेके आ रहा है कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कॉन्सेप्ट को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है ताकि उस कॉन्सेप्ट के आपको डिफरेंट पार्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, जैसे कि मैंने आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया,
मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने आपको एक थोड़ा डिटेल दिया कि आज मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, इसके अंदर पेडागॉगी, ह्यूटागॉगी, एंड्रोगॉगी, ये सारे मॉडल्स आते हैं। फिर उसके बाद में एक एक मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन करूं आपको, तो ये प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन मेथड होगा, ठीक है। यस, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एट विच लेवल ऑफ टीचिंग मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। सो कीवर्ड्स गिवन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आई बिलीव सबका। ओके, सो मेन फोकस है कि हम बस क्या करेंगे, बच्चे को आइडिया प्रेजेंट करेंगे और बच्चा उसको कैप्चर कर लेगा, मतलब याद कर लेगा। दिस इज मेमोरी लेवल, दिस इज मेमोरी लेवल। 71% पीपल ही करेक्ट क्यों है। अब देखो, आपकी रिफ्लेक्टिव में कभी भी सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग में सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन बच्चे को हम सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ है बच्चा बस कैप्चर कर ले, अपने माइंड में उसको स्टोर कर ले, तो दिस इज मेमोरी लेवल ओनली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मेमोरी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को इस तरह ताकि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर भी सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन इसलिए होता है ताकि बच्चे को समझ हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसलिए होता है ताकि बच्चा उसमें रिलेशनशिप वगैरह देख सके, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझ सके, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग मेथड्स एंड उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, तो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर गिवन, इसके एग्जाम्पल्स है, मैच करो। अभी हिंदी भी देखेंगे, तो पहले आप सब इंग्लिश करें एंड देन हिंदी देखेंगे, ठीक। हाँ जी, तो हिंदी देख लेते हैं इसका, और इसका आंसर क्या होगा। क्विकली प्लीज मार्क ऑन पोल। वेरी गुड। सो यस, आपको डिफरेंट टीचिंग के मेथड्स दिए थे, इसका आंसर होगा बी। वी हैव 73% पीपल गिविंग द राइट आंसर। अब देखो, मोनोलॉगिक, मोनोलॉग क्या होता है, आपने इंग्लिश में जो प्लेज होते हैं उसमें आपने मोनोलॉग सुना होगा कि ये मोनोलॉग है, मतलब वो अपने से, वो एक तरफा ही बात हो रही है, वो अपने से ही बात कर रहा है। तो बेसिकली मोनोलॉग मेथड ऑफ टीचिंग वो होता है जहां वन वे कम्युनिकेशन हो। डायलॉग वो होगा जहां टीचर और स्टूडेंट में आपस में बात हो रही है, लेकिन मोनोलॉग आपका वो टीचिंग मेथड होगा जहां वन वे कम्युनिकेशन होता है। और वन वे कम्युनिकेशन मेथड ऑफ टीचिंग है सारे टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें से टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। A3 वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लो। डायलॉगिक, डायलॉगिक कौन सा होगा, जहां टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो, राइट। सो डायलॉगिक इनमें से कौन सा होगा आपका। अगर हम डायलॉगिक की बात करें तो इट विल बी केस स्टडी मेथड, इट विल बी ट्यूटोरियल, क्योंकि यहाँ टीचर आपको केस देगा, यहाँ पर आप बात करोगे। ट्यूटोरियल के अंदर भी होता है कि जो बच्चे को प्रॉब्लम है टीचर उसको साथ में लेके बैठेगा और उसको सिखाएगा। सो दिस विल बी डायलॉगिक मेथड। एक्शन बेस्ड कौन सी आपकी टीचिंग मेथड होती है, एंड सेल्फ स्टडी कौन सी होती है। तो सेल्फ स्टडी तो आपकी होगी कि जहां पर आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ ले रहे हो, है ना। लेकिन एक्शन क्या होगा, जहां पर रोल प्ले कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक्सप्लेनेशन का, आराम से पढ़ लेना इन केस यू वांट टू स्टडी फर्दर अबाउट इट।
ठीक है, ओके, यस। चले अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहला वाला स्टेटमेंट मिस मत करना, 3 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यू हैव टू टेल दैट। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, फिर रिलेटिव ग्रेडिंग के बारे में स्टेटमेंट्स आर गिवन। यस, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को हम ग्रेडिंग ऑन द कर्व नहीं बोलते हैं, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। रिलेटिव ग्रेडिंग पब्लिक एग्जामिनेशन में यूज होता है, राइट। रिलेटिव ग्रेडिंग में ग्रुप परफॉर्मेंस को हम यूज करते हैं rather than इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सही है। सो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। सो आंसर होगा डी, ठीक है, आंसर है डी। ओके, पोल ने आंसर ही नहीं लिया किसी का, सो कोई बात नहीं, आंसर है करेक्ट डी। आप लोग देख लो क्या होगा आपका। अब रिलेटिव ग्रेडिंग, तो रिलेटिव ग्रेडिंग के अंदर इस तरह का चार्ट यूज होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यूज होता है, इसमें सबकी परफॉर्मेंस को लिख दिया जाता है, मतलब सबकी परफॉर्मेंस को मार्क कर लिया जाता है। हाई परफॉर्मर एकदम टॉप राइट के साइड में आएंगे, जो बीच में आएंगे दे आर एवरेज परफॉर्मर और लो परफॉर्मर। तो इसमें हम जितने लोगों ने इस एग्जामिनेशन को अब में अपीयर किया है उन सबकी परफॉर्मेंस को लेके चलते हैं। तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि नॉर्म रेफरेंसिंग जब करते हैं ना तो उसमें ग्रेडिंग देंगे तो वो रिलेटिव वाली ग्रेडिंग होगी, जबकि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंदर होता है इस तरह का चार्ट यूज, जहां पर पूरा स्टैंडर्ड पहले से फिक्स होता है, ठीक है, कि अगर इतने से इतने बीच में मार्क्स आए तो आपको ये ग्रेड मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस आपके मार्क्स को देख के ग्रेड से मैच करके, मतलब इस टेबल से मैच करके आपको इंडिविजुअली मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, वो सारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज इनमें से पहचानो जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं। तो इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होती है, याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था। सो इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी इनमें से आपको पहचाननी है। Okay, so the correct answer for this question is option number A, 100% students. Very good. ठीक है, सो इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी, बच्चे का अटेंशन लेना फिर बच्चे को पढ़ाना, ये तो डायरेक्ट टीचिंग है, ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग हो गई। बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एग्जांपल्स के थ्रू, दिस इज इनडायरेक्ट टीचिंग। एक्सप्लेन करना, दिस इज अगेन टीचर एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो डायरेक्ट टीचिंग हो जाएगी आपकी। बट प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, बच्चे खुद कर रहे हैं काम, पेयर शेयर टेक्निक, अगर आपको ये याद हो, थिंक पेयर शेयर टेक्निक फ्रैंक लेमन की, तो ये भी आपकी लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब इनडायरेक्ट। और एनकरेज स्टूडेंट टू यूज रेफरेंसेस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, मतलब खुद चीजों को करके अपने एक्सपीरियंसेस से, तो ये इनडायरेक्ट टीचिंग होगी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर व्हाट, ए। चल अगला हम क्वेश्चन देखते हैं सीबीसीएस के बारे में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है। कैसे 100% आ गया, हाउ कैन इट बी 100%। चलो तो पोल में कुछ दिक्कत हो रही होगी, बट कोई नहीं, यस बट कोई नहीं, हम
करेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे। पोल गलत हो गया, पोल को गलत होने दो, बट हमें गलत नहीं होना है ना। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। चलो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, यस। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने आंसर किया है? 57% स्टूडेंट्स ने आंसर किया। देखो पहली स्टेटमेंट गलत है इसमें, जो कि लिखा है कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीबीसीएस को अडॉप्ट किया जाएगा। नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आप हर जगह 2015 में आया सीबीसीएस, उसके बाद अभी हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर जगह, नॉट जस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सीबीसीएस असाइंस द क्रेडिट्स बेस्ड ऑन आउटकम, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनकरेक्ट अबाउट सीबीसीएस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है सीबीसीएस के बारे में? सो व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीबीसीएस? यस, तो करेक्ट आंसर है कि सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम में ही हम सीबीसीएस इंप्लीमेंट करते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है, ओनली द ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो 70% स्टूडेंट्स आर राइट। बाकी लोग देख लो कि भाई ऑनलाइन ही नहीं है, सीबीसीएस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, सो आंसर इज बी। चलो, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। बट जाते जाते एज वी ऑलवेज डू, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आपको आंसर करना है मुझे क्लास के कमेंट में। आफ्टर द क्लास आपको कमेंट में आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया था? ऑसुबेल का मॉडल है हमारा। तो आपको इसमें मुझे बताना है द करेक्ट फेज, क्या सीक्वेंस होगा ऑसुबेल का जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उसका। ठीक है, यस। सो इतना ही था आज के सेशन में हमारा, इतने ही क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चंस अच्छे थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं उनका सोल्यूशन एक बार पढ़ लेना वापस से, आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस, मिलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ये दिया तो हुआ है ना। डी वाले का ऑप्शन क्या है मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताती हूँ, रुक जाए एक मिनट। डी का ऑप्शन क्या है मैं लिख देती हूँ, बाकी तो दिया हुआ है। सी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर जो डी है इट विल बी सी, डी, ई। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ। मिलते हैं। अभी पोल क्यों चाहिए? दिस इज होमवर्क, आराम से आंसर करना कमेंट में। अगले क्लास में हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ।